प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच आज नई दिल्ली में होगी द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेता रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक की भी करेंगे सह अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, तुर्की, दक्षिण कोरिया, कोमोरोस और ब्राजील के राष्ट्र प्रमुखों से की मुलाकात। भारत फ्रांस के बीच जारी संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने संबंधों की प्रगति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के प्रति जताई प्रतिबद्धता। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज राज्य के दौरे पर सिवनी में रोड शो के साथ ही जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश और ओडिशा में आज से विशेष टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष 5.0 के अगले चरण की शुरुआत। गर्भवती महिलाओं और 5 वर्ष तक के बच्चों का होगा टीकाकरण। एशिया कप में आज रिजर्व डे पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पारी को आगे बढ़ाएगी टीम इंडिया। कल बारिश बाधित मैच में 24 ओवर और 1 गेंद ही खेल पाई भारतीय टीम। विराट कोहली 8 और केएल राहुल 17 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। और सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने जीता 24वां ग्रैंड स्लैम। यूएस ओपन के रोमांचक फाइनल मैच ने डेनियल मेडवेडेव को हराकर जमाया खिताब पर कब्जा। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के बीच आज नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता होगी। इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों नेता रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे। वहीं आज शाम को मोहम्मद बिन सलमान राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान शनिवार को भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ ने एक मेगा भारत मध्य पूर्व यूरोपीय शिपिंग और रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर शुरू करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की थी। नई दिल्ली में 2 दिन तक चले G20 सम्मेलन का सफल समापन हो गया। इस दौरान पीएम मोदी ने नवंबर में G20 वर्चुअल समिट का सुझाव दिया और अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इस साल नवंबर के आखिर में एक वर्चुअल सम्मेलन करने का प्रस्ताव भी रखा। ग्लोबल विलेज से आगे बढ़कर ग्लोबल फैमिली को हकीकत बनाना, जहां देशों के हित ही नहीं जुड़े हों बल्कि हृदय भी जुड़े हों। इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता का गैवेल भावी अध्यक्ष ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा को सौंपा। प्रेसिडेंसी का गैवेल सौंपता हूं। दो दिन के शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों और आमंत्रित देशों द्वारा वैश्विक मुद्दों पर किए गए विचार मंथन, सुझाव और प्रस्ताव को संकलित कर नवंबर के अंत में G20 समिट के एक वर्चुअल सत्र के आयोजन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव रखा, ताकि शिखर सम्मेलन में तय किए गए विषयों की समीक्षा की जा सके। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं।
इस अवसर पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने अपनी अध्यक्षता में सामाजिक समावेशन, भूख के खिलाफ लड़ाई, ऊर्जा और सतत विकास को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही। ब्राजील की अध्यक्षता में G20 की 3 प्राथमिकताएं हैं। पहला, सामाजिक समावेशन और भूख के खिलाफ लड़ाई। दूसरा, सामाजिक, आर्थिक और सतत पर्यावरणीय विकास। और तीसरा, वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के रोड मैप के सुखद होने, संपूर्ण विश्व में आशा और शांति के संचार की कामना के साथ सम्मेलन के समापन की घोषणा की। मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया ने दिल्ली में इतिहास को बनते देखा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी भारत की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन को बेहद सफल बताया। जो बाइडेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ऐसे समय जब दुनिया की अर्थव्यवस्था जलवायु संकट, नाजुक मौके और संघर्ष के मिले जुले झटकों से पीड़ित है, इस साल के शिखर सम्मेलन ने साबित कर दिया है कि G20 अब भी हमारे सबसे अहम मुद्दों का हल निकाल सकता है। भारत की G20 अध्यक्षता कई मायने में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व रही। दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में पीपल, प्लेनेट, पीस और प्रॉस्पेरिटी, मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने पर बल, सतत भविष्य के लिए हरित विकास संबंधी सहित 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थानों की अहमियत पर जोर की घोषणा के साथ ही G20 की भावी रणनीति दुनिया के सामने रखी गई। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। G20 शिखर सम्मेलन का तीसरा और अंतरिम सत्र वन फ्यूचर पर मंथन के नाम से हुआ, जिसमें दुनिया के तमाम नेताओं ने अपने विचार रखे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र करते हुए कहा कि एक ऐसे भविष्य हो जहां देशों के केवल हित ही नहीं जुड़े हों, बल्कि हृदय भी जुड़े हों। G20 शिखर सम्मेलन का तीसरा और अंतिम सत्र वन फ्यूचर पर मंथन के नाम रहा। इस दौरान नेताओं ने अपने विचार रखे। पीएम मोदी ने अपने आरंभिक वक्तव्य में एक ऐसे भविष्य की बात की जहां देशों के केवल हित ही नहीं जुड़े हों, बल्कि हृदय भी जुड़े हों। पीएम मोदी ने जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण के बजाय मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने पर एक बार फिर बल दिया। पीएम ने कहा कि आज भारत जैसे अनेक देशों के पास ऐसा कितना कुछ है जो हम पूरे विश्व के साथ साझा कर रहे हैं। भारत ने चंद्रयान मिशन के डेटा को मानव हित में सबके साथ शेयर करने की बात की है। ये भी मानव केंद्रित ग्रोथ को लेकर हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी में अकल्पनीय स्केल और स्पीड के गवाह बन रहे हैं। पीएम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरा सुझाव है कि अब हम जिम्मेदार मानव केंद्रित AI नियमन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करें। इस संबंध में भारत भी अपने सुझाव देगा। हमारा प्रयास होगा कि सामाजिक आर्थिक विकास, ग्लोबल वर्कफोर्स और अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों में सभी देशों को AI का लाभ मिले। पीएम मोदी ने साइबर सुरक्षा और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि हमें क्रिप्टो मुद्राओं को विनियमित करने के लिए वैश्विक मानक विकसित करने होंगे। पीएम ने कहा कि साइबर जगत से आतंकवाद को नए माध्यम, फंडिंग के नए तौर तरीके मिल रहे हैं। ये हर देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब हम हर देश की सुरक्षा, हर देश की संवेदना का ध्यान रखेंगे, तभी वन फ्यूचर का भाव सशक्त होगा। पीएम मोदी ने UN सुरक्षा परिषद की मिसाल देते हुए इस बात की जरूरत पर बल दिया कि वैश्विक व्यवस्थाएं वर्तमान की वास्तविकताओं के मुताबिक हों। पीएम ने कहा कि जब UN की स्थापना की गई थी, तब का समय आज से बिल्कुल अलग था। बावजूद इसके UNSC में स्थायी सदस्य आज भी उतने ही हैं। तब से आज तक दुनिया हर लिहाज से बहुत बदल चुकी है। G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में पीएम का संबोधन नई चुनौतियों के प्रभावी हल और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का संदेश देने वाला रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
भारत में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया के दिग्गजों को भारत टेक्नोलॉजी का कमाल देखने का भी मौका मिला। समिट के आयोजन स्थल भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों ने शिल्प बाजार में खरीदारी की और इस दौरान UPI पेमेंट की सुविधा का लाभ उठाया। ये दोनों तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत में ट्रांजैक्शन के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले तरीकों में एक बन चुका है। भारत के लोग तो इस सुविधा का लाभ उठा ही रहे हैं, लेकिन G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया भर से आए विदेशी मेहमानों ने भी जाना कि डिजिटल लेन देन में भारत तरक्की कर चुका है। दरअसल G20 के आयोजन स्थल भारत मंडपम में लगाए गए शिल्प बाजार में भारतीय परिधान, मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग्स, गहने, मूर्तियां, सजावटी सामान, घरेलू सामान, चादर, कालीन समेत तमाम वस्तुओं के लिए लगाई गई प्रदर्शनी विदेशी मेहमानों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। इन वस्तुओं को खरीदने में भी अतिथियों ने काफी दिलचस्पी दिखाई। खास बात यह रही कि इन्होंने जो सामान शिल्प बाजार से खरीदा उसका पेमेंट UPI के माध्यम से किया। I am very excited to be using UPI and my digital wallet to be paying for the bangles that have been created here by this artisanal artist. The process is seamless, it's quick, it's easy, and fantastic for really just anybody to use. Shopping has been really wonderful. Seeing all of the different artisan products from different regions of India has been great, and being able to purchase the products with the app has been really easy and efficient because I don't have to keep pulling out my wallet to find cash. Seeing the market and exploring the various vendors from the different parts of India has been amazing. Using the app has been really easy, even easier than using a credit card. भारत में कुछ सालों में तेजी से डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ा है। यूपीआई बीते कुछ सालों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला डिजिटल पेमेंट मोड बन गया है, क्योंकि यूपीआई से घर बैठे ही पैसे ट्रांसफर करना बेहद आसान हो चुका है। यूपीआई का मतलब एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जिसकी मदद से आप एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसा तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी खास बात यह भी है कि यूपीआई के जरिए दिन या रात कभी भी मनी ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए आपके मोबाइल में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम जैसे कोई भी यूपीआई का ऐप होना चाहिए और आपको अपने बैंक अकाउंट को यूपीआई से लिंक करना होता है। इसके बाद आप उसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। यूपीआई की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही है और इसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया जा रहा है। शिखर सम्मेलन के माध्यम से दुनिया के सामने भारत को अपने देश के दमखम और विकास को दिखाने का एक मौका मिला। इसके लिए भारत मंडपम के पैवेलियन में बाकायदा डिजिटल इंडिया प्रदर्शनी लगाई गई, जो विदेशी मेहमानों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। यहाँ भारतीय टेक्नोलॉजी और डिजिटल भुगतान के योगदान के बारे में जानकारियां साझा की गईं। विदेशी प्रतिनिधियों को भारत में डिजिटल भुगतान के विकास को दिखाया गया, साथ ही विदेशी मेहमानों को यूपीआई का अनुभव लेने का भी मौका मिला। इतना ही नहीं, जिनका भारत में बैंक अकाउंट नहीं है, ऐसे विदेशी मेहमानों और एनआरआईज के लिए यूपीआई वन वर्ल्ड सुविधा के जरिए देश में 50 लाख से ज्यादा प्रतिष्ठानों में डिजिटल पेमेंट्स की सुविधा दी गई है। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत मंडपम में लगा शिल्प बाजार भारतीय शिल्पियों के लिए वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना बहुत ही सशक्त माध्यम बन चुका है। शिल्प बाजार में देश के अलग अलग हिस्सों की समृद्ध कला की विरासत एक छत के नीचे आ गई। विदेशों से आए मेहमान स्थानीय उत्पादों को लेकर बेहद उत्साहित हैं। वहीं कलाकार भी काफी खुश हैं कि उनकी कला को विदेशों में पहचान मिल रही है। देश के अलग अलग क्षेत्रों के कला और शिल्प के रंग एक साथ नजर आए भारत मंडपम में लगे शिल्प बाजार में। यहाँ देश की प्राचीन और परंपरागत कला की एक से बढ़कर एक विधा देखने को मिली। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मधुबनी पेंटिंग कारीगर शांति देवी की मधुबनी पेंटिंग का यहाँ प्रदर्शन किया गया। मधुबनी कला की बारीकी से विदेशी मेहमान भी इसके मुरीद हो गए। वहीं गुजरात की 12,000 साल पुरानी समृद्ध कला को दर्शाती पिथौरा पेंटिंग को भी प्रदर्शनी में जगह मिली थी। ये पेंटिंग गांव की दीवारों पर बनाई जाती है। इस चित्रकला से जुड़े कलाकार परेश राठवा जी अपने हुनर के लिए पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं। वहीं टेराकोटा से बने खूबसूरत सामान भी शिल्प बाजार की शोभा बढ़ाते नजर आए। लखनऊ के पद्मश्री प्राप्त नक्काशी कलाकार दिलशाद हुसैन के हुनर को भी इस प्रदर्शनी में स्थान मिला। वहीं हिमाचल प्रदेश के स्टॉल को देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो पूरा हिमाचल प्रदेशी यहाँ उतर कर आ गया हो। किन्नौरी शॉल, टोपी, चंबा रुमाल, चाय और हाथ के बने सुंदर खिलौने यहाँ खूब पसंद किए गए। वहीं आदिवासी क्षेत्रों की कला को भी यहाँ अलग पहचान मिली।
भारत के कला शिल्प को देखकर विदेश से आए मेहमान हैरान और उत्साहित नजर आए और जमकर खरीदारी की। India may be the pharmacy capital of the world, but it is also a capital for indigenous crafts, handmade crafts, all beautiful. It's all here. Every state is represented, every craft is represented, and it's just a joy to witness this, and everyone is discovering it. Interesting for us because we see all the culture and the expertise of the craftsmen and women of India, and we can also understand something about the different regions and the different both crafts product and but also some tea. It is a wonderful experience for us. We bought some pashmina. इस आयोजन का हिस्सा बनकर सभी कलाकार स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो हम लोग ये हमारे आर्टिसंस के प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली हम लोगों को एक रिकग्निशन मिल रहा है। हमारे हैंडीक्राफ्ट्स की मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में लोगों को पहचान हो रही है। तो आई रियली थैंक टू द गवर्नमेंट कि हमारे आर्टिसंस को एक अपॉर्चुनिटी मिली। हमें आजीविका से जुड़ के बहुत फ़ायदा हुआ है और यहाँ आके तो और भी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जो विदेशी मेहमान आए हैं तो हर एक मेहमान आके कुछ ना कुछ हमारा स्टॉल से लेके गए हैं। तो इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि विदेश में जाके ये चीज़ दिखाएंगे तो शायद हमारी चीज़ें यहाँ से हमारी महिलाओं द्वारा बना हुआ वहाँ तक पहुँचे। हम हिमाचल के लिए G20 में शोकेस करने के लिए सारे GI प्रोडक्ट्स लाए हैं, विच इंक्लूड्स हमारा चंबा रुमाल, चंबा चप्पल, कुल्लू शॉल्स, किन्नौरी शॉल्स, एडिबल्स, कांगड़ा टी, काला जीरा। हमने नए अभी रिसेंट मौक़ों में हमने नए टॉयज़ डेवलप करवाए हैं जो बिल्कुल हमें लगता है परफेक्ट गिफ्ट होंगे सूवेनिर्स ले जाने के लिए। जहां विदेशी मेहमान भारत के निशाने के तौर पर ये सामान खरीदकर खुश हैं, वहीं हस्तशिल्पियों को उम्मीद है कि ये शिल्प बाजार उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार की नई राह खोलेगा। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में फ्रांस, तुर्की, कनाडा समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक की। इन बैठकों में आपसी हितों और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई और आपसी संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें आपसी हितों और दोनों देशों के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच लंच पर मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। पीएम मोदी ने G20 की भारत की अध्यक्षता के लिए फ्रांस के निरंतर समर्थन के लिए मैक्रों को धन्यवाद दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत के मिशन चंद्रयान 3 की सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। दोनों देशों ने वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देने के लिए वसुधैव कुटुंबकम के संदेश पर जोर दिया। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने रक्षा औद्योगिक रोड मैप को शीघ्र अंतिम रूप देने का भी आह्वान किया। उन्होंने सांस्कृतिक आदान प्रदान का विस्तार करने और संग्रहालयों के विकास में मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और तुर्की के बीच व्यापार संबंधों और बुनियादी ढांचे के संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत कनाडा संबंधों पर भी चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में G20 सम्मेलन से इतर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अपने विचारों को रखने के लिए ओलाफ शोल्ज को धन्यवाद दिया। साथ ही दोनों नेताओं के बीच स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार और एक बेहतर प्लैनेट संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असोमानी के साथ बहुत सार्थक मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश और समुद्री सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। पीएम ने अफ्रीकन यूनियन के G20 का स्थायी सदस्य बनने पर भी उन्हें बधाई दी।
नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और ब्राजील के बीच संबंधों की प्रगति का जायजा लिया और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन से इतर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल से मुलाकात की। बैठक के दौरान बेहतर कनेक्टिविटी, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर चर्चा हुई। वहीं हरित हाइड्रोजन सहित भविष्य के क्षेत्रों में भारत यूरोपीय संघ के बीच सहयोग पर भी बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। वहीं नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने G20 में अफ्रीकी संघ के शामिल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया। नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रट के साथ वार्ता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत नीदरलैंड्स के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। G20 के सफल आयोजन के बाद कई राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को भी और मजबूत करने पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। सिवनी में आज अनुराग ठाकुर एक रोड शो करेंगे। प्रदेश में आगामी विधानसभा को लेकर भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। अनुराग सिंह ठाकुर जन आशीर्वाद यात्रा के तहत 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अनुराग ठाकुर पार्टी सदस्यों के साथ बैठक भी करेंगे। उत्तर प्रदेश और ओडिशा में आज से विशेष टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष 5.0 के अगले चरण की शुरुआत होगी। इस मिशन के तहत 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके की खुराक दी जाएगी। टीकाकरण के जरिए कई गंभीर बीमारियां जैसे टेटनस, पोलियो, तपेदिक, गला घोटू, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, पीलिया, हिप न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार, रोटावायरस डायरिया और खसरा रुबेला से बचाव होगा। और अब बात खेल की। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा सुपर 4 का मुकाबला अब रिजर्व डे यानी कि आज पूरा होगा। कल मैच बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका था। बारिश के चलते खेल रोके जाने तक भारत ने 24 ओवर और 1 गेंद में 2 विकेट खोकर 147 रन बना लिए थे। विराट कोहली ने 8 और KL राहुल 17 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने US ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में जोकोविच ने रूस के डैनियल मेडवेडेव को 6-3, 7-6, 6-3 के अंतर से हराकर खिताब पर अपना कब्जा जमाया। इस जीत के साथ ही जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के मार्गरेट कोर्ट को सर्वकालिक 24 ग्रैंड स्लैम जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। जोकोविच को जुलाई में विंबलडन फाइनल हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वो मौजूदा सीजन में 4 ग्रैंड स्लैम खिताब में से 3 अपने नाम कर चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम होगा नया सवेरा। DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। हर दिन हर